द इंडिया अपॉर्चुनिटी के साइडलाइंस पर हम इस वक्त मौजूद हैं शैलेश राज भान के साथ, तो निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से मौजूद है सर यहाँ पर हमारे साथ। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जब हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, 5 सालों की बात करते हैं, तो किन सेक्टर्स में आप वो ग्रोथ का ट्रेंड देख रहे हैं इस वक्त? इंटरेस्टिंगली इंडिया इतने साल के ग्रोथ के बाद भी अभी भी बहुत यंग कंट्री है इन टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑफर। सो अगर आप देखेंगे बड़े बड़े लार्ज सेक्टर जो ग्लोबली रहते हैं, इंडिया में अभी भी बहुत छोटे हैं। पूरा मैन्युफैक्चरिंग का अपॉर्चुनिटी इंडिया में, इंजीनियरिंग का अपॉर्चुनिटी इंडिया में जस्ट स्टार्ट हो रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट दैट वो स्केल बड़ा हो सकता है। हर एक एरिया देखेंगे, ऐसे बहुत सारे एरियाज है, फाइनेंशियलाइजेशन में, म्यूचुअल फंड्स एज अ इंडस्ट्री में, इन ऑर्गेनाइज सेक्टर शिफ्ट्स पोस्ट जीएसटी, उसमें लॉजिस्टिक्स, बड़े बड़े ट्रेंड है विच आर एक्चुअली बहुत अर्ली स्टेजेस है अभी इंडिया में। एंड ये सब जैसा ग्रो होंगे और ऐसा दे विल स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, एक एक contributing to growth in each of these areas. So ये सब बड़े ट्रेंड्स है which will last. सर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो मेगा ट्रेंड्स बन रहे हैं आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इसे किस तरह से देख रही है और आगे चलकर किस तरह से निवेश की ओर हमें एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और किस तरह रुख करना चाहिए आम इन्वेस्टर को? See, growth in India, material growth in India काफ़ी सालों के बाद आ रही है, वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ ग्रोथ विच इज़ कमिंग थ्रू। तो ये फेजेस में आप देखेंगे कि बहुत सारे नए बिजनेसेस क्रिएट होते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, एग्जिस्टिंग सेक्टर्स बहुत लार्ज होते हैं, एंड वो सब सेक्टर्स में सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है। सो इन्वेस्टर्स को क्या है कि बस आप देखोगे कि लार्ज कैप में बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मिड एंड स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज़ है, खाली आपका टाइम होराइजन 3 से 5 साल रखना पड़ेगा किसी भी चीज़ में। सो वो सब आप राइट टाइम होराइजन से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आई थिंक देयर इज़ अपॉर्चुनिटी अक्रॉस मल्टीपल कैटेगरीज। नियर टर्म ऊपर नीचे होते ही है बाजार में, बट अगर आप देखोगे कि रियल अपॉर्चुनिटी 3 से 5 साल अगर आप इन्वेस्टेड रहे इंडिया में एंड इवन लॉन्गर, आई थिंक व्हाट्स हैपेंड से पिछले 10-20 साल में इंडिया में, अगले 10-20 साल में क्यों नहीं रिपीट हो सकता है। सर, तो अगर हम म्यूचुअल फंड्स की ही बात करें तो क्या आप एमएसएमई सेक्टर में कोई स्कोप देख रहे हैं आगे चल के कि किस तरह का डेवलपमेंट होगा, किस तरह से म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को उससे फ़ायदा हो सकता है? एमएसएमई स्पेस में सिग्निफिकेंट एक्टिविटी हो रहा है बिकॉज बहुत सारे रिफॉर्म्स जो आए हैं दे विल स्टार्ट बेनिफिटिंग दैट स्पेस नाउ। जैसा जीएसटी है, उनको क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ उनको बेनिफिट करेंगे। इन द लिस्टेड स्पेस अभी बहुत सारे कंपनीज एमएसएमई वाले नहीं हैं, बट नए आईपीओज आ रहे हैं, बट सम ऑफ दीज बिजनेसेस आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल बिकम इन्वेस्टेबल कंपनीज और लार्ज कंपनीज। सो सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एमएसएमई में वॉल्यूम आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का स्केल बढ़ रहा है, क्रेडिट अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट। सो ये स्पेस इज बाउंड टू ग्रो। खाली नंबर ऑफ कंपनीज विच आर लिस्टेड इन दिस साइड आर वेरी वेरी लिमिटेड बिकॉज दे आर अर्ली स्टेज एंड जनरली म्यूचुअल फंड्स फोकस ऑन लिटिल लार्जर साइज बिजनेसेस। सो अभी वो एरिया में कम एक्सपोजर है, बट लॉन्ग टर्म काफ़ी ग्रेट पोटेंशियल है उसमें। सर, चाइना प्लस वन का क्या इम्पैक्ट होने वाला है? सी, चाइना प्लस वन एक बहुत मटीरियल लार्ज अपॉर्चुनिटी है। सब स्केल एनी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में होता है उसका 5 टाइम्स या 10 टाइम्स चाइना में होता है। सो इवन इफ यू गेट सम शिफ्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग इन चाइना, अगर लार्ज यूरोपियन कंपनीज, यूएस कंपनीज डाइवर्सिफाई करके हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग करे और हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ एनहांस हुए उससे, सो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ। सो आई थिंक चाइना प्लस वन इज़ अ बिग सपोर्ट फैक्टर बिकॉज सबको अपनी सप्लाई चेन कंट्रोल में रखना है, एंड उसके कारण दिस चाइना प्लस वन एज अ थीम हैज़ मैनी लेग्स टू प्ले। खाली सेंसिबल राइट कैपिटल डिप्लॉय करके अगर आप इन्वेस्ट करेंगे विदाउट एक्सूबरेंस इन मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक इट इज़ अ ट्रेंड विच कैन लास्ट फॉर अ डेकेड और सो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बड़ी इकोनॉमी बन रही है इंडिया इस वक्त की, इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे तेज़ ग्रोथ हो रही है इस इकोनॉमी में, तो ऐसे समय पर मेगा ट्रेंड्स को कैसे स्पॉट किया जाए? और आम निवेशकों के लिए मैं उनके बिहाफ पर यह सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन सी वो गलतियाँ हैं जिन्हें ख़ास तौर पर अवॉइड करना चाहिए? सी, जैसा आप बताए हैं, हमेशा जब मेगा ट्रेंड्स होते हैं वो लीनियर नहीं होते हैं, तो इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन हमेशा होता है कि एक साथ ही स्ट्रेट चला गया, ऊपर चला जाए। ऐसा कभी नहीं होता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो वो ऐसा सीसॉ करता है, ऊपर नीचे होता है। तो इन्वेस्टर को खाली ये देखना है कि बस हाउ मच ऑफ मनी ही वांट्स टू पुट इन एंड स्टे इन्वेस्टेड फॉर 5 years 10 years। अगर उसको लगता है कि हिज टाइम होराइजन इज़ मच लेसर देन दैट, उतना कैपिटल बाजार में नहीं लगाना चाहिए। सो ये रिस्क एसेट एलोकेशन पे ही वो हैंडल कर ले सकते हैं कि कितना कैपिटल इक्विटी में लगाए और इतना लगाए जिसमें आप 10-20% डाउन साइड देखें तो आप निकले नहीं, यू जस्ट स्टे लॉन्गर देयर।
So that will solve a lot of challenges. And mega trends identify करके invest करने की जगह पे underlying trends existing in India themselves are very large. जैसा हेल्थ केयर है, बड़ा ट्रेंड है. अगर 140 करोड़ पीपल को अगर आपको चाहिए कि हेल्थ केयर नीड्स हैव टू बी मेट, these sectors can grow for 10-20 years without a problem. So I think that opportunity, existing large businesses themselves are good, and new emerging trends, are all happening as we see it. सर, BQ प्राइम हिंदी के दर्शकों के लिए एक आखिरी और रैपिड फायर सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा. 3 वो सेक्टर्स जो अगले 5-6 सालों में सबसे ज़्यादा सनराइज सेक्टर्स की तरह दिखाई दे रहे हैं आपको. Manufacturing, pharmaceuticals, right, and manufacturing, pharmaceuticals seem to be the top there, and power. It appears like ये traditional sector है, but I think the opportunity is so large कि new age power में जो energy transition में investments हो रहे हैं, that's an opportunity. मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा एंड पावर, ये 3 सेक्टर्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है. दर्शकों सुन लीजिए, शैलेश राज भान निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से ये कह रहे हैं. थैंक यू सो मच.